गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। टॉपिक हमारा रहेगा इकोनॉमिक पॉलिसी बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, जो भी आर्थिक नीतियां भारत में ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाई गई थी उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें आप लोगों को जैसे मैंने पीछे लेक्चर्स में कुछ बताया था, परमानेंट सिस्टम के बारे में बताया था, वही चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कुछ एक और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होंगी आपके एग्ज़ाम के, उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोगों ने। इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिशर्स की भारत में जो आधुनिक नीतियां थी उनके बारे में बात करेंगे। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं इसमें बताऊंगा वो इनफ होंगे आपके एग्जाम के लिए, वैसे उससे कम ही एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों को। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास आता है परमानेंट सेटलमेंट जो आप लोगों का है। परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो आप लोगों की होती है इसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले जो आप लोगों का है, इसको लाया किसने था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। सिंपल सी बात याद रखना आप लोगों ने, जो परमानेंट सेटलमेंट आप लोगों का था ये लॉन्च हुआ था, इसको ध्यान रखें थोड़ा सा। देखो, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया गया था? इन 1793। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन जो होता है वो खत्म हो जाता है, वो यहीं पे खत्म होता है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था। आपने याद रखना, भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके द्वारा किया गया था। कब किया गया था? एक ये ऑप्शन आएगा 1793 में। कहाँ से शुरू हुआ था? तो बंगाल का नाम याद रखना, बंगाल आप लोगों को बड़ा ही कम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ये वाली चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि 1793 में किस भारतीय गवर्नर जनरल के द्वारा आपका परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त को लॉन्च किया गया था। तो इसका आप लोगों ने नाम याद रखना, ये इम्पोर्टेंट आप लोगों का रहेगा। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ें और क्या क्या आप लोगों के लिए रहेंगी, इसमें पता क्या होता है, सिंपल सा फंडा याद रखना आप लोगों ने। जमींदारी सिस्टम होता है आपका परमानेंट सिस्टम में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक प्रॉपर प्लेस दिए दिए जाएगा जहाँ पे किसान अपनी खेती करेंगे, और एक जमींदार को नियुक्त किया जाएगा, और जमींदार की रिस्पॉन्सिबिलिटी की होगी कि टैक्स को कलेक्ट करके कहाँ पे दे, ब्रिटिशर्स तक पहुंचाए। ठीक है, इसमें डायरेक्ट रोल किसका होगा? डायरेक्ट रोल होगा आप लोगों का जमींदार का। तो ये जमींदार होते थे जिनको जमींदारी दी जाती थी, उनका ही पूरा कर्तव्य बनता था, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि आप लोगों ने इतने समय तक जो भारत के जो उस समय ब्रिटिशर्स होते थे उनको टैक्स डिपॉजिट करवाना है। क्वेश्चन आप लोगों को इसके अलावा जो पूछे जाएंगे वो क्या क्या पूछे जाएंगे, वो ये मोस्टली पूछे जाते हैं कमीशन के एग्जाम में, या आप लोगों के मुख्य रूप से एचजीएस वगैरह में, या आपको एलाइड वगैरह में पूछे जा सकते हैं। इसको ध्यान रखना। इसमें याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है इसका आधार क्या था। तो आपने याद रखना है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो आप लोगों का था ये बेस्ड ऑन जॉन शोर्स मिंट था। जॉन शोर मिंट की एक पॉलिसी समझिए, उसके अकॉर्डिंग ये चलता था आप लोगों का। 1789 में इन्होंने इसको बनाया था जॉन शोर मिंट के द्वारा। ठीक है, इसमें पता है क्या होता था, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ और चीज जाननी है कि जमींदारी कोई भी ले सकता था। सिंपल सी बात होती थी, इसमें बीडिंग होती थी। बीडिंग का मतलब होता है बोली लगती थी। क्योंकि जमींदारी जो आप लोगों की होगी वो आप लोगों की किसके द्वारा लगती थी? देखो, सिंपल सी बात याद रखना, आप लोगों ने ठेकेदारी समझी होगी। ठेकेदार का मतलब समझते हैं। बस जिस तरह का रोल एक ठेकेदार का होता है उसी तरह का एक रोल उस समय था जमींदार का। काम क्या होता था, ब्रिटिशर्स आते थे,
वो आपको बताते थे कि इतना सारा एरिया है, यहाँ से आप लोगों को टैक्स कलेक्ट करना है, तो आप बोली लगाइए। ठीक है, बिडिंग कीजिए कि आप लोगों में से जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा। बिडिंग का मतलब होता है बोली लगाना, कि जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उसको हम जमींदार अपॉइंट कर देंगे। तो बस ये आपने याद रखना है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जो जमींदार बनाए जाते थे, उन जमींदारों को किसके द्वारा मतलब किया जाता था, आप लोगों ने ध्यान रखना। जमींदारों को बोली लगाई जाती थी और जमींदार अपनी अपनी बोली लगाते थे कि हम इतने में कर देंगे, इतने में कर देंगे, इतने परसेंट टैक्स देंगे। तो जो जितना ज्यादा टैक्स देता था, जो जितना ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा, उसको जमींदारी दे दी जाती थी। एक तो याद ये रखना आप लोगों ने क्या लिखा मैंने, बिडिंग के अकॉर्डिंग होता था। फिर आप लोगों को और ऑप्शन आ सकता है, वो क्या होता है, हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब आप लोगों का होता है कि आप लोगों को वंशानुगत भी इसको प्रदान कर दिया जाता था। ठीक है, वंशानुगत में क्या होता था, ठीक है, हेरिडिटी। हेरिडिटी का सिंपल सा फंडा समझना आप लोगों ने। ठीक है, वंशानुगत का मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ऐसे चला रहता था। इसका मतलब ये होता था आप लोगों का कि मान लीजिए कोई एक ऐसा जमींदार है जो काफी समय से अंग्रेजों को टैक्स कलेक्ट करके दे रहा है, और वो पूरा टैक्स प्रॉपर रूप से प्रॉपर टाइम पे पूरी लॉयल्टी के साथ इनको प्रदान कर रहा है, तो इसकी लॉयल्टी के रूप में उसके आगे बच्चों को भी वंशानुगत के अनुसार जमींदारी दे दी जाती थी। ये भी चीज आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन आप लोगों ने याद रखना है। ऑप्शन अगर दोनों दिए गए होंगे तो ऑप्शन ए और बी राइट होगा, वो खुद वहां पे आप लोगों को बता देगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, जमींदारी सिस्टम में एक और चीज इंट्रोड्यूस की गई थी 1794 में। 1794 में इसमें सनसेट क्लोज ऐड किया गया था। सनसेट क्लोज का मतलब हिंदी में भी इसको सनसेट क्लोज कहेंगे, नहीं तो सूर्यास्त क्लोज कहा जाएगा। इसका मतलब ये होता था, जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि आपको हर महीने की 5 तारीख को अपना टैक्स जमा कराना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टैक्स जमा कराएगा वो 5 तारीख के सनसेट मतलब सूर्य अस्त तक, जब तक सूर्य आपका अस्त नहीं होता है, तब तक आप अपना टैक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। और जो इस टैक्स को डिपॉजिट नहीं करवाएगा, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। मतलब ये टैक्स कौन देगा, जमींदारों के पास होता था ना, ये आपने ध्यान रखना है इसको। तो ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि सनसेट क्लॉज किस में ऐड किया गया था, तो ऑप्शन होगा रैयतबाड़ी, मालाबारी, और आप लोगों का ये परमानेंट सेटलमेंट जो आपका स्थायी बंदोबस्त होता है। तो आपने याद रखना है, स्थायी बंदोबस्त में जो सनसेट क्लॉज था उसको ऐड किया गया था। तो ये भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा आप लोगों ने कुछ और चीज़ें याद रखनी है। इसमें जो टैक्स दिया जाता था वो दो तरीके से होता था। एक टैक्स जो आप लोगों का जाता था वो ब्रिटिशर्स को जाता था, और एक टैक्स जो आप लोगों का होता था वो आप लोगों का रहता था किसके पास, जमींदार के पास। मतलब ये होता है कि जो ब्रिटिशर्स को जाएगा, 10/11 हिस्सा जाता था। 11 में से 10 हिस्से जो आप लोगों के होते थे वो ब्रिटिशर्स को चले जाते थे। 1/10 जो टैक्स होता था वो जमींदार अपने पास रखता था। जो एक हिस्सा बचता था वो जमींदार अपने पास रखता था। बस इतनी सी बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट हो सकती है आ जाए, बट फिर भी आप लोग ध्यान रखें। इसके अलावा हम इसको और क्या क्या चीज़ें इसमें याद रख सकते हैं, अच्छा इसमें एक और चीज़ याद रखो, ये सारा नोट डाउन हो गया ना आपका। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो आपका परमानेंट सेटलमेंट जो स्थायी बंदोबस्त था वो भारत में किन किन इलाकों में लगाया गया था। सिंपल बात याद रखना, जो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत उस समय जितना भी भारत का एरिया आता था, उस ब्रिटिश इंडिया के 19% जो ज्योग्राफिकल कह सकते हैं कि 90% जो इंडिया था, वो ये टैक्स अप्लाई, उन उन पे ये टैक्स अप्लाई किया गया था। पूरे भारत पे अप्लाई नहीं किया था। 100 में से सिर्फ 19% एरिया था भारत का जहाँ पे ब्रिटिशर्स का अपना अधिकार था, उन पे ये अप्लाई किया गया था। अब आपसे पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया था, तो आपने जैसे बंगाल याद रखना है, बंगाल पे। फिर आप बिहार याद रखेंगे, आप उड़ीसा याद रखेंगे, आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक। इसके बाद उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी का एरिया है, बनारस,
या वाराणसी लिखो आप, वाराणसी ही आएगा, इसमें दिया जाता था। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि परमानेंट सिस्टम में जो टैक्स देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, टैक्स को कलेक्ट करना और ब्रिटिशर्स तक पहुंचाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो जमींदार की होती थी। ठीक है, जमींदार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसके ऊपर ही सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, तो ये बेसिक सा था। जो मैंने कहा कि आप लोगों को जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिंपल पूछा जाएगा कि परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो आप लोगों के थे, इनके बारे में ध्यान रखना। इन्होंने 1793 में किया था। ठीक है, 1793 में ये रिटायर हो गए थे। उनके बाद आप लोगों ने याद रखना है, सर जॉन शोर भारत के गवर्नर जनरल बने थे 1793 से लेकर 1798 तक। बट 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भी थे, जो भारत में दो बार गवर्नर जनरल बन के आए थे, एक 1786 से 1793 तक, उसके बाद 1805 में फिर से वापस आए थे। ठीक है, सर जॉन शोर जब 1793 में ये रिटायर होते हैं, तो 1793 में ही इनकी वैकेंसी के ऊपर सर जॉन शोर आते हैं। सर जॉन शोर का दिमाग में मत रखना, वो गलत हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, उसमें आप लोगों ने जो मैंने कहा कि जॉन शोर्स मिनट जो आप लोगों का है, उसके बेस पे ये वाला जो सिस्टम होता है वो लगाया गया था। इसके बाद जो सेकंड आप लोगों का होता है, रैयतवाड़ी सिस्टम आएगा। क्या होगा? रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी प्रथा जो आप लोगों की है, इसको हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, रैयतवाड़ी। अच्छा, रैयतवाड़ी का मतलब क्या होता है? सिंपल बात याद रखें आप लोग, रैयत का मतलब होता है किसान। ठीक है, इसको ही किसान को ही कहा जाता है रैयत। ओके, किसान को कहा जाता है। तो साफ समझ आ रहा होगा कि रैयतवाड़ी प्रथा जो आप लोगों की थी, इसमें डायरेक्टली टैक्स कौन कलेक्ट कर, सॉरी, टैक्स कौन देगा? तो इसमें टैक्स किसान देंगे, फार्मर्स देंगे। जो आप लोगों का मिडल मैन होगा, जमींदार, उसको बीच में से हटा दिया जाता है। क्योंकि इस लोकेशन में इस पे जमींदारी अप्लाई नहीं होती, जमींदारी सिर्फ आप लोगों की परमानेंट सेटलमेंट में अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों की है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम कब अप्लाई किया गया था? तो मुख्य रूप से हम बात करें तो 1820 में। और मुख्य रूप से ये आप लोगों का था, इसका दक्षिण भारत में मुख्य रूप से ये अप्लाई किया गया था, साउथ साइड में ज़्यादा ये रहा था। ठीक है, मिडलमैन जमींदार का कोई रोल नहीं होगा इसमें, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अच्छा, 1820 में इसको किसके द्वारा अप्लाई किया गया था, ये क्वेश्चन आएगा आपको। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा 1820। और उसके बाद जब आप नाम लिखेंगे, टॉमस मुनरो, और उसके बाद टॉमस मुनरो एंड रीड, इन दोनों के द्वारा। टॉमस मुनरो और रीड के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। अब एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों को मान लो ये ऑप्शन में नहीं आते हैं, थॉमस आएगा या टॉमस, जो भी होगा उसको ध्यान रखना। ठीक है, रीड की जगह अगर आपको अलेक्जेंडर आ जाए तब भी कुछ नहीं आपने घबराना, क्योंकि रीड का ही पूरा नाम अलेक्जेंडर रीड था। तो जो भी आएगा, रीड आ जाए, अलेक्जेंडर आ जाए, या थॉमस आ जाए या टॉमस आ जाए, थॉमस लिखना या टॉमस, जो भी है वो दोनों में से जो भी होगा ना। तो ये कहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है? मद्रास में अप्लाई किया गया था सबसे पहली बार। तो ये ध्यान आप लोग रखेंगे, ये पूछा जा सकता है आप लोगों का। अच्छा, भारत के कितने प्रतिशत हिस्से पे इसको अप्लाई किया गया था? भारत का लगभग 51% हिस्सा, 51% हिस्सा जहाँ पे ब्रिटिश भारत या ब्रिटिशर्स का अधिकार था, उसका टोटल में से सिर्फ 51% हिस्सा जो आप लोगों का था, उस पे अप्लाई किया गया था। और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो आप लोगों का था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें सिर्फ 19% था। इसमें 51% है, उसमें 19% है। ओके, तो ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। कहाँ कहाँ पे अप्लाई हुआ था? मद्रास मैंने बता दिया, मद्रास के अलावा आप लोगों ने बॉम्बे याद रखना है। ठीक है, मुंबई नहीं आएगा, बॉम्बे आएगा वहाँ पे, क्योंकि पुराने समय में मुंबई को ही बॉम्बे कहा जाता है, ये आपको पता है। और इसके अलावा आप लोगों ने असम याद रखना है। ओके, तो इसमें आप लोगों को मैंने बताया कि भूमि का मालिक जो होगा, जैसे पीछे जमींदार था परमानेंट सेटलमेंट में, इसमें भूमि का मालिक फार्मर, किसान खुद होगा।
तो अगर आपका किसान ही मालिक है तो टैक्स कौन देगा जाके ब्रिटिशर्स को? तो टैक्स दिया जाएगा आप लोगों के किसानों के द्वारा ही, अपना अपना टैक्स अपने समय के अकॉर्डिंग उनके द्वारा ब्रिटिशर्स को टाइमली क्या कर दिया जाएगा, डिपॉजिट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ अब आप लोगों को भूलेगी नहीं। अगर हम आगे बात करें, ये हमारे दोनों कंप्लीट होते हैं, हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी प्रथा। अब ये महलवाड़ी जो आप लोगों की है, इसे ऐसा क्यों कहा गया है? महलवारी का मतलब ये नहीं होगा कि एक प्रॉपर आप लोगों का महल होगा ना, फोर्ट या किला कुछ भी होगा। महल का मतलब होता है कि एक पूरा विलेज, एक पूरा गांव, एक पूरा ग्राम, जो भी आप कहना चाहेंगे उसके बारे में। अब देखो कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। सबसे पहले जमींदार आया परमानेंट सिस्टम में, फिर आप लोगों का रैयतवाड़ी आ गया, वहां पे फॉर्मल। अब आ गया महलवाड़ी कि भाई पूरे गांव को भी कैसे छोड़े, पूरा भारत तो हमने कवर करना ही है। तो इन्होंने संपूर्ण गांव के ऊपर, अब टैक्स किसके ऊपर लगाया जाएगा, पूरे के पूरे गांव पर पूरा का पूरा टैक्स लगाया जाएगा। अगर एक गांव में किसी ने भी गलती की तो पूरे गांव को उसकी सजा मिलेगी। फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें एक और जो क्वेश्चन आप लोगों का आता है, अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन ध्यान रखो जो जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि कब अप्लाई हुआ था, लगभग आप समझें इसको 1822 में, होल्ट मैकेंजी जो आप लोगों के होंगे। जी, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये लॉर्ड आप लोगों के जो होंगे इनके द्वारा ही इसको किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक ही चीज आप लोगों ने याद रखना है, नाम याद रखें आप लोग, दो पर्सन का नाम, एक आप लोगों का पहला होगा होल्ट मैकेंजी, इनका नाम याद रखना, और इसके साथ होगा मार्टिन वर्ड। ठीक है, ये वाला भी पर्सन जो आप लोगों का है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों का नाम ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। हिंदी में अगर बात करें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, होल्ट मैकेंजी। ठीक है, और मार्टिन बर्ड तो नॉर्मली लिखा जाएगा मार्टिन वर्ल्ड। इनका सुझाव था इसको देने के लिए, तो इनका नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये पर्सन जो आप लोगों के होंगे वो इम्पोर्टेंट होंगे। ओके, इसके अलावा कुछ और चीज़ें आप लोगों की इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आप लोगों के कहा कि जो आप लोगों के हैं, इस इसमें आप लोगों ने एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी है। ठीक है, मैंने आप लोगों को जैसे कहा कि जो महलवाड़ी सिस्टम आप लोगों का था 1822 में इसको स्टार्ट किया गया था मार्टिन बर्ड और आपके होल्ट मैकेंजी के द्वारा। इसमें याद रखना आप लोगों का कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ था, यूपी में अप्लाई हुआ था। अगर यूपी की बात की जाए, जो आप लोगों का यूपी का पूर्वी हिस्सा होगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी होगा, ठीक है, वहां पे अप्लाई किया गया था। और जो आप लोगों का पंजाब है, पंजाब का भी कुछ एरिया है आपका, वहां पे भी ये अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा आप लोगों ने ये याद रखना है, अवध, अवध के अलावा आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं आपका बॉम्बे। ठीक है, वहाँ पे भी कुछ एक लोकेशंस थी आप लोगों की जहाँ जहाँ पे हम इसको अप्लाई किया गया था। इसके अलावा एक चीज़ याद रखें, अच्छा पीछे वाला जो आप लोगों को मैंने कराया था उसमें मैंने आप लोगों को टैक्स बताया कि कितने प्रतिशत टैक्स लिया जाता है, उसमें लिख लेना आप लोगों ने। जो रैयतवाड़ी सिस्टम आप लोगों का था वो इस तरह से होता था कि जो उसमें टैक्स रेट लगता था, रैयतवाड़ी में लिखना, उसमें टैक्स मिनिमम जो लगता था वो 33% लगता था, और 33% से 55% तक जितना मन करे वो लगा लेते थे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 10/11% का होता था, जिस 10/11 होता था, और जमींदार के पास 1/11 उसका रहता है ना। तो रैयतवाड़ी में आप लोगों का 33% से 55% तक आप लोगों का रहेगा। इसमें आप लोगों ने याद रखना है, जो महलवारी सिस्टम है इसमें जो टैक्स का रेट था वो फिक्स था, और इसको 60% रखा गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। ओके, तो ये वाली चीज़ें आप लोगों की मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट थी। अब बात करें अगर हम कि ब्रिटिश सरकार को जो टैक्स था, आप लोगों का टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट करना था और उसको पहुंचाना था, वो किसका कार्य होता था? वो पूरा काम होता था गांव का। बट अगर आपको पूरा गांव नहीं आएगा तो गांव में एक प्रधान होता है, तो प्रधान का इसका मतलब ये हुआ कि गांव की जो जमीन का मुखिया कौन कहलाएगा? पूरा गांव कहलाएगा। अगर पूरा गांव नहीं कहलाएगा तो वहां पे ऑप्शन में आपको ऑप्शन, अगर गांव नहीं होगा तो गांव का प्रधान होगा।
है ना। तो इसको ध्यान रखना। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट जो चीजें थी उसमें आप लोगों ने ध्यान रखी। अब एक और चीज है जिसके बारे में हम कम बात करते हैं, कि जो ब्रिटिश समय काल था उसमें इतने सारे टैक्स लगाए जाते थे। तो टैक्स लगाने के दौरान मैंने आप लोगों से कुछ कहा था कि उसमें अकाल पड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते थे, और मुख्य रूप से भारत में सबसे ज़्यादा अकाल ब्रिटिश काल में पड़े हैं, क्योंकि इन्होंने टैक्स इतने हाई रखे थे। तो आपने याद रखना है कि फेमाइंस ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ब्रिटिश काल के दौरान अकालों की संख्या, कब कब अकाल पड़े, तो ये याद रखना आप लोगों ने। हो सकता है पूछ लें आपको एग्जाम में। तो जैसे अगर हम बात करें कि बंगाल का जो अकाल पड़ा था, बंगाल का जो अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था, तो 1769 आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1769 में भारत में मुख्य रूप से कौन सी घटना घटी थी, तो आप इसका नाम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें गुंटूर, गुंटूर का जो समय काल है उसको ध्यान रखें, 1833। ठीक है, 1833 की अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है। देखो जो आपका 1769 का समय काल था उसमें आपका भारत का गवर्नर जनरल नहीं था कोई भी, तो इसका कभी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाता है कि 1769 में बंगाल के फेमाइंस के समय आप लोगों का जो गवर्नर जनरल कौन था ना, वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 1833 की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है कि लॉर्ड विलियम बेटिक जो आप लोगों का है, काफी बार आपने नाम याद रखना है इसका, लॉर्ड विलियम बेटिक, है ना, ये पूछ सकते हैं। पूछा तो नहीं गया है बट आपको पूछ सकते हैं, तो हमें तो ध्यान रखना पड़ेगा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में पड़ा था 1866 में, 1866 जो आप लोगों का है उस समय वहां पे अकाल पड़ा था। और 1866 का जो समय काल है वो किसका समय काल है, तो आप लोग जानते हैं लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड लॉरेंस इनका समय काल है, इनको ध्यान रखना। उड़ीसा के बाद आप लोगों का मद्रास, मद्रास में अकाल का जो समय काल है वो है आपका ठीक 10 साल बाद, 76। 76 में लॉर्ड लिप्टन आए थे। लॉर्ड लिप्टन के बाद आप लोगों का जो पड़ा था, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी लगा रहा हूँ, फेमेंस ऑफ 1896। ठीक है, इसमें बच्चे ऑप्शन ही 1896 लिखते हैं, पर ध्यान रखना 14 साल के बाद 1900 जब आप लोगों का समय काल आएगा उस समय ये ध्यान रखें, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड होगा आप लोगों का, लॉर्ड कर्जन इनका समय काल है भारत में। इनको भी थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास आता है बंगाल। ठीक है, बंगाल में 2 बार पड़ा है, तो बंगाल में 1943 का जो हमारा समय काल है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, इनके ऊपर छोटा मोटा क्वेश्चन आप लोगों को अगर बना तो। नहीं, ये ऑल ओवर के लिए ही डिक्लेयर किया गया था आप लोगों को, जो 1896 है आप लोगों का, इसको ऑल ओवर के लिए डिक्लेयर किया गया है ना, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, तभी इसको फेमिन्स ऑफ 1896 का नाम दिया गया है, कुछ ऐसा है ना। तो इसका कुछ ज़्यादा इतिहास नहीं आपको मिलेगा, क्वेश्चन भी ज़्यादा इसके ऊपर आते नहीं है, बट क्वेश्चन मैं तब बता रहा हूँ कि आ सकता है। ठीक है, इसको सभी स्किप करवाते हैं, बट आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा। 1943 में आप लोगों को लॉर्ड वेबल का नाम मिलेगा, जिस समय आप लोगों का शिमला समझौता भी हुआ है, लॉर्ड वेबल। ठीक है, तो इनको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, 1900 सारे हमारे ये कंप्लीट हुए। चलो लॉर्ड कर्जन लिखवा दिया। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछे जाएं तो किस्मत अच्छी है हमारी, पूछे नहीं जाते हैं बट पूछे जाने चाहिए इनसे भी, है ना, एग्जाम थोड़ा सा आपका अलग करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है हमारा, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल एक नया टॉपिक करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि अब हम एक नॉर्मल सा टॉपिक करेंगे जिसमें हम रिवोल्ट के ऊपर बात कर रहे थे, तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो फार्मर रिवोल्ट के ऊपर होगा। किसान विद्रोह की बात की जाए तो इनके ऊपर हम बात करें तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर ही बात करेंगे। जैसे आपका नील रिवोल्ट था। ठीक है, इसमें मेन मेन चीजें आपने याद रखनी है, ज्यादा इनको पढ़ना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। देखो एक क्वेश्चन आप लोगों को आता है, जो नील नील रिवोल्ट के ऊपर जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है वो एक क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि वहां से क्वेश्चन आप लोगों को आना चाहिए। एक पर्सन थे जिनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी।
हरीश चंद्र मुखर्जी का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है। हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा, ठीक है, एडिटर थे ये, इनके द्वारा हिंदी पोर्ट्रेट लिखा गया था। हिंदी पोर्ट्रेट, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। हिंदी पोर्ट्रेट। तो किसान विद्रोह की बात की जाए तो हमारा सबसे पहला है नील रेवोल्ट। तो क्वेश्चन जहाँ पे ये खत्म हो जाता है, हम पहले तो उसी की बात करेंगे, कहाँ खत्म होता है आपका। नील रेवोल्ट जो आप लोगों का है, जिसे नील विद्रोह कहा गया है, ये कहाँ पे हुआ था? तो आप सबको पता है, बंगाल में हुआ था। समय काल जो आपका है 1859 से लेकर 1860, ठीक है, एक ही साल तक चला था, इसको थोड़ा ध्यान रखना। तो मैंने आपसे कहा कि हिंदी पेट्रियोट जो आप लोगों की थी वो लिखी गई थी हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा। तो हरीश चंद्र मुखर्जी का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, उनके द्वारा हिंदी पेट्रियोट लिखी गई थी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों का है। अब आप लोगों ने ये जो गवर्नर जनरल वायसराय है, इसके ऊपर मैं अलग से लेक्चर दूंगा जब। वैसे याद रखने हैं कि उस समय 1890 से लेकर 60 तक कौन रहे थे। तो हमें पता है कि लॉर्ड कैनिंग है ना, वायसराय वगैरह आपके जो रहे, लॉर्ड कैनिंग का नाम याद रखना। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि आजकल कमीशन का थोड़ा रूप चेंज हो रहा है। वो ऐसे रिवोल्ट लिख देगा कि ये किसान विद्रोह हुआ, ये किसके समय काल में हुआ, कौन आपका जो गवर्नर जनरल या वाइसराय था। तो इनको ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है। ये आप लोगों के जो लॉर्ड कैनिंग थे, ये कौन थे? फर्स्ट वाइसराय थे इंडिया के, इनको ध्यान रखना। तो नील रिवोल्ट इनके समय काल में हुआ था, जिसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हिंदी पेट्रियोट का नाम याद रखना, हिंदी पोट्रियाट, इसका नाम याद रखें आप लोग। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? हरीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा इसको लिखा गया था। हरीश चंद्र मुखर्जी, इनके द्वारा लिखा गया था। अच्छा, नील विद्रोह का सबसे अच्छा काम पता क्या था, सबसे अच्छी बात पता क्या थी? इसमें पहली बार जो आपकी ईसाई मिशनरियां थी ना, जो ईसाई धर्म का प्रचार करती थी, इन्होंने भी इसका विरोध किया था। ईसाई मिशनरियों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये भी एक क्वेश्चन अच्छा है, ये बनना चाहिए आप लोगों को कि कौन से आंदोलन में इन्होंने इसका समर्थन किया था। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपका जो नील विद्रोह है, इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, और एक नील दर्पण भी लिखी गई थी, नील दर्पण, ठीक है। तो नील दर्पण जो आप लोगों का है, इसमें भी हमें पता चलता है। तो हिंदी पेट्रियोट के अलावा आप लोगों ने, जो हिंदी पेट्रियोट के संपादक थे, जिनका नाम था हरीश चंद्र मुखर्जी, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। एक तो ये चीज भी लिख लो अपने पास। अगर नील दर्पण की बात की जाए तो इसमें दीन बंधु मित्तर थे, उन्होंने इसका वर्णन भी किया है, दीन बंधु मित्तर के द्वारा। तो ये भी हो सकता है यहाँ से कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या कहा था इन्होंने? दीन बंधु मित्तर ने कहा था कि अंग्रेजों के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जा रहा है, तो उसके बारे में बताया था, नील विद्रोह के बारे में। तो ये दोनों का नाम याद रखना, दीन बंधु मित्तर और आप लोगों के हरीश चंद्र मुखर्जी, और इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग, और इसके अलावा 1859 टू 60 तक कहाँ पे? बंगाल, ईसाई मिशनरीज। बस खत्म हो जाएगा इससे। इसके बाद आपका एक है पावना विद्रोह, पावना रेवोल्ट जिसे हम कहते हैं। पावना रेवोल्ट भी आप लोगों का कहाँ पे हुआ था? ये भी बंगाल में हुआ था। बंगाल में अगर थोड़ा सा और डीप जाएं तो कौन सी लोकेशन पे? एक जगह है यूसुफ शाही, यूसुफ शाही परगना, ठीक है, जो इतना डिटेल में पूछते नहीं है, बट आप याद रखेंगे इसको भी। 73 से 76 का टाइम पीरियड है इसमें, 3 साल तक आप लोगों का चला था। तो 73 से लेकर 76 तक भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है, नॉर्थब्रुक। इनका भी नाम आप लोगों ने याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट थे। इसमें क्या था, सिंपल है। जैसे मैंने पीछे क्या कहा आप लोगों को, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंतर्गत जो आपके जमींदार थे, इन्होंने क्या किया था? देखो यहाँ पे जमींदार का रोल आएगा। जमींदारों के द्वारा यहाँ पे टैक्स जब इंक्रीज किया गया था उसके, ठीक है, जमींदारों द्वारा लगान जब आप लोगों का बढ़ा था, तो इसके बारे में आप लोगों ने याद रखना कि जमींदारों का रोल आएगा इसमें, सिंपल सा बात है। इसमें एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, इस रेवोल्ट के कारण एक छोटा सा क्या रहा था, एक अधिनियम
या एक्ट पास किया गया था जिसे कहते हैं बंगाल का काश्तकारी अधिनियम। ऐसे लिखना, काश्तकारी एक्ट कहते हैं इसको। ठीक है, ये पास हुआ था आप लोगों का, कब हुआ था ये? 1885 में। ये भी हो सकता है पूछ लें, बस इतनी सी बात है इसमें, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है। इसके अलावा तीसरा जो आप लोगों का रिवोल्ट है वो है दक्कन का रिवोल्ट। ठीक है, दक्कन का विद्रोह, जिसे हम दक्कन रिवोल्ट के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा एग्जाम में। महाराष्ट्र में हुआ था, और अगर इसमें और डिटेल में बात करनी हो तो महाराष्ट्र में एक पूना, और इसके बाद आप लोगों का है अहमदनगर। ये दोनों नाम याद रख सकते हैं आप, आपको पूछे जा सकते हैं। कब हुआ था? 1875 में। कब हुआ था? 1875 में। आपके वाइसराय वही रहेंगे, नॉर्थ ब्रुक जो आप लोगों के हैं वही हैं। इसमें क्या था आप लोगों का, ये जो आप लोगों का रिवोल्ट किया गया था किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था फार्मर्स के द्वारा। ये एक तरह का फार्मर रिवोल्ट ही था। और ये किसके विरुद्ध किया गया था? जो साहूकार होते थे, सेठ वगैरह होते थे, उनके अगेंस्ट, साहूकारों के अगेंस्ट। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, इसका भी क्या रिजल्ट हुआ था? इसमें दक्कन कृषक, ठीक है, दक्कन फार्मर एक्ट पास हुआ था। दक्कन कृषक अधिनियम या दक्कन फार्मर एक्ट पास हुआ था इसमें। कब हुआ था? सेम टाइम, 1879 में हुआ था। ओके, फिर एक और याद रखना हम लोगों ने, चंपारण सत्याग्रह जो आप लोगों का है, ये तो सबने सुना होगा, गांधी जी को पढ़ेंगे तब हम बात भी इसकी भी करेंगे। चंपारण सत्याग्रह जो आप लोगों का है ये बिहार में हुआ था। बिहार के कहाँ? चंपारण में हुआ था, 1917। कई बार क्या होता है आपको एग्जाम में ना इनकी डेट पूछ ली जाती है ना, तो इसको सीक्वेंस भी याद रखना, कब कब कौन सा होता है, तो इसमें ध्यान रखना। इसमें क्या था, सिंपल सी बात है, तीन कठिया। ठीक है, तीन कठिया प्रथा से रिलेटेड था। ये तीन कठिया प्रथा जब मैं आपको गांधी जी के चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे डिटेल में बात करेंगे, अभी आपने इतना इतना ही ध्यान रखना है। तीन कठिया जो आप लोगों का, इसमें क्या होता था कि किसानों को अपनी जमीन के ऊपर ना 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, और इसमें कोई खेल नहीं था। ठीक है, 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, और उसके लिए उनको मजबूर किया जाता था कि आपको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों के किसान जो आप लोगों के हैं वो महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं। तो महात्मा गांधी के द्वारा इसको पार्टिसिपेशन हुई थी, जिस कारण ये काफी फेमस हुआ था। ओके, अच्छा, क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो गांधी जी को बुलाया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। राजकुमार शुक्ल ने, शुक्ल को के द्वारा उनको इनवाइट किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चंपारण सत्याग्रह में आप लोगों ने जेबी का कृपलानी का नाम याद रखना है। जेबी कृपलानी का नाम याद रखें। फिर यही इंपॉर्टेंट है, और भी कई सारे हैं जैसे नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रख सकते हैं। ये पूछे नहीं जाते, बस यहाँ पे दो ही क्वेश्चन बनते हैं, बट फिर भी आप याद रखें इनका नाम। ठीक है, और महादेव देसाई, महादेव देसाई। ये क्वेश्चन क्या बनेगा कि तीन कठिया प्रथा किस सत्याग्रह से रिलेटेड थी? तो सामने है आपका चंपारण वाला जो बिहार में हुआ था, चंपारण नामक स्थान पर 1917 में। क्या था इसका सीधा फंडा? किसानों के द्वारा ब्रिटिशर्स के ऑर्डर पर किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील